हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल स्टडी एजुकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एजुकेशन। आपको जो है इसका आज हम लोग शुरू करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कवर अप कर रहे थे, उसका हम लोग आगे से ही शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले अब हमने नेट इनकम को देखना है कि हमारे पास जो है ना नेट इनकम क्या है। नेट इनकम हमारे पास जो है वो कोई एसेट नहीं है, ना ही वो जो है वो हमारे पास लायबिलिटी है। नेट इनकम हमारे पास एक ऐसा ज़रिया है कि वो हमारे प्रॉफिट मेकिंग का बिजनेस में जो हमारे पास हम लोग प्रॉफिट मेक कर रहे होते हैं, सो वो आपकी ओनर्स इक्विटी में इंक्लूड हो रहा होता है। वो आपकी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देता है। जो आपके एसेट्स हैं वो इससे इंक्रीज़ होते हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो दरअसल उस पर डिक्रीज़ होती हैं। उस पर उसका मतलब कि आपकी लाइबिलिटीज़ पे भी उसका एक अच्छा असर पड़ता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं और एसेट्स आपके इंक्रीज़ होते हैं। आपका ओनर्स इक्विटी जो है दरअसल वही है जो जिसको हम बेसिकली हमारे जो नेट इनकम का जो है हम उससे कह सकते हैं मेन एलिमेंट है कि वो हमारी जो ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि जो अगर हम प्रॉफिट मेक करते हैं तो हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमारे पास जो है हमारी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो हमें पता है कि हमारे पास नेट इनकम जो है हमारे पास कैसे आती है। हमारे पास नेट इनकम हमारे पास रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके आती है। अगर हम अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो एलिमेंट हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास जो है बचती है उसको हम नेट इनकम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो वो अमाउंट बचती है वो आपके पास फर्दर एडअप हो जाती है आपके ओनर्स इक्विटी में। रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो आपके लिए जो है ओनर्स इक्विटी का एक पार्ट है, उसका एक एलिमेंट है कि रिटेन्ड आपके ओनर्स इक्विटी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आप कह सकते हो कैपिटल स्टॉक है और एक को आप रिटेन्ड अर्निंग कह सकते हो। फर्दर ये ओनर्स इक्विटी दो में डिवाइड होती है। जो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है वो आपके पास एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप क्या करते हो कि उसमें जब कंपनी जो है उसमें जब वो अर्निंग करती है तो पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा प्रॉफिट, सारा का सारा जो है उसमें जो उसके ओनर्स हैं, जो उसकी शेयर होल्डर्स हैं, उनमें बांटने के बजाय कुछ सेव कर लेती है ताकि उसको अगले साल अगर उसको नहीं मालूम होता कि अगले साल वो प्रॉफिट मेक करेगी या फिर उसको लॉस होगा, अगर वो जो है अगर उसके पास जो है अगले साल उसके लिए पास बेहतर हालात ना हुए तो वो ओनर्स को कैसे डिविडेंड देगी, अपने खर्चे कैसे मैनेज करेगी, उसके लिए वो कुछ अमाउंट अपने पास सेव कर लेती है। वो हम उसको पार्ट को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारे पास जो है एक रिप्रेजेंट करती है टोटल नेट इनकम को, जो उस कॉरपोरेशन की हम लोग जो है वो अर्निंग होती है उसकी टोटल इनकम का एक जो है वो एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक पार्ट होता है उसका। इंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ बिज़नेस, जितना भी बिज़नेस में उसने अब तक जो है पैसा अर्न किया है उसमें से अगर हम तमाम जो है डिविडेंड्स को जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अब तक उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो है ना रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाता है कि कितनी के अब तक जो है कंपनी ने कितनी रिटेन्ड अर्निंग सेव की हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास जो है रिटेन अर्निंग का एक नया फॉर्म जो है हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास रिटेन अर्निंग जो है कितनी जो है कंपनी ने अब तक मेक की है। तो हमारे पास जो है वो टोटल नेट इनकम जो कॉरपोरेशन ने ओवर द इंटायर टाइम जो उसने बिज़नेस में जो जितनी भी उसकी नेट इनकम आई है उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जितनी भी अब तक उसने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारे पास फर्दर रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, सो आपके पास आ जाते हैं रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। रेवेन्यूज़ आपके पास वो प्राइस होती है और गुड्स जो आपने अब तक बेची होती है या फिर वो सर्विसेज होते हैं जिन्हें आपने देख कर कुछ पैसा कमाया होता है ओवर द जो अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या करते हैं आपकी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देते हैं।
और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो अब तक के आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो आपने इस्तेमाल किए होते हैं, या फिर जो आपने उसको प्रॉफिट को मेक करने में या अर्निंग जो आपने रेवेन्यू को अर्न करने के प्रोसेस में जो आपने खर्चे किए होते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं और वो डिक्रीज़ कर देते हैं आपकी ओनर्स इक्विटी को। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है फर्दर कॉन्सेप्ट आ जाता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। जो आपकी टोटल जितनी भी अब तक अकाउंटिंग है उसमें सर्टन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं जिस पे जो है आपकी अकाउंटिंग की जो बुनियादें हैं वो खड़ी हुई हैं। जो आपकी फर्दर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे पास ये अभी रियलाइजेशन प्रिंसिपल आया, मैचिंग प्रिंसिपल है, उसी तरीके से हमारे पास जो है फर्दर अभी और भी प्रिंसिपल्स आते रहेंगे जो कि हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ये बहुत बेसिक हैं और ये आपके आखिर तक पूछे जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स नहीं पता होते वो सही तरीके से कभी भी कोई काम नहीं कर सकते, जिनके में कोई असूल नहीं होते। सो अकाउंटिंग के भी कुछ असूल हैं, उनमें से पहला असूल है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि आपको कब जो है रिकॉर्ड करना चाहिए रेवेन्यू। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विस आर रेंटेड। ठीक है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको सिर्फ एक ही बात रियलाइज़ करवाता है कि आपको अपने रेवेन्यूज़ जो आपने प्रॉफिट मेक करेंगे, जो आपका रेवेन्यू है, जो आपने सेल्स के दौरान आपको जो है आपने पैसा मेक किया, आपको कब उसे रिकॉर्ड करना चाहिए अकाउंटिंग में। सो वो आप तब रिकॉर्ड करते हो जब आप उसको रियलाइज़ करते हो कि हाँ जी अब हमने प्रॉफिट मेक कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई भी स्टॉक में से कुछ जो है अपना जो है सेल आउट करती हूँ तो मैं सर्टेन प्रॉफिट मेक करती हूँ, तो मुझे पता चल गया, चाहे मैंने वो अकाउंट पेबल साइन करवाया है या फिर उसने मेरे साथ जो है मतलब कि वो किया है कि कैश पेमेंट हुई है, मुझे उसी टाइम पर रियलाइज़ हो गया है कि जो है प्रॉफिट मेक हो गया, तो मैं उसकी एंट्री तभी कर लूँगी। ठीक है, जैसे ही हमारा जो है हम लोग जो है प्रॉफिट मेक करेंगे, जैसे ही हमारे पास रेवेन्यू आएगा हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमें बताता है कि हमें कब रिकॉर्ड करने चाहिए अपने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर यूज्ड अप। देखिए जैसे कि एक्सपेंसेस जो हैं हमने जो है आपके क्या हुए एक्सपेंसेस आपके आपके हो गए, आपके खर्चे हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल का अगर मैंने जो है रेंट पे किया है तो वो 30th आप कह लें जून को पे करना है या उसको मैं पे करूँगी। सो मैं अपना जो एक्सपेंस है वो 30th जून को ही लिखूँगी। ठीक है, जैसे ही मेरा जो है एक्सपेंस हुआ है या मैंने जो है बिजली का बिल पे किया है, तो मैंने जिस तरह ही मुझे वो पेमेंट वाला अगर पेमेंट मैंने देर से भी की है, लेकिन जिस तरीके से वो उसकी लास्ट डेट आ जाती है जिसको हमने पेमेंट करनी ही करनी है, तो उस डेट को हम क्या कर देते हैं कि वो हमारे पास एक्सपेंस जो है हमें उसको ही रिकॉर्ड करना है, ना कि हम उस दिन को रिकॉर्ड करेंगे कि अगर हम 3 महीने बाद अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं या 2 महीने बाद कर रहे हैं तो हम तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे ही वो हमारे पास जो है उसका टाइम आ गया है और हमने जो है उसी टाइम ड्यू डेट थी, हम उसी को ही एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है इक्विटीज़ जो है आपके पास जो है एक्सपेंसेस आपके डिक्रीज़ कर देते हैं ओनर्स इक्विटी को, और आपकी जो रेवेन्यू है वो आपकी ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देती हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी जो है डेबिट साइड जो होती है वो उनकी इंक्रीजिंग साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है एक्सपेंसेस की वो डिक्रीजिंग साइड होती है। रेवेन्यूज़ के लिए आपके पास जो है डेबिट साइड जो होती है वो उनकी डिक्रीजिंग साइड है, और क्रेडिट जो साइड है वो उनकी इंक्रीजिंग साइड है। और एक बात और है कि आपके पास रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आपके इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, ये आपके बैलेंस शीट एलिमेंट्स नहीं हैं। इक्विटीज़ जो है आपको वो आपके रेवेन्यू में से सर्टेन पार्ट जो आपने अभी पिछले दफ़ा पीछे भी देखा था कि रिटेन्ड अर्निंग जो आपकी है वो फर्दर एडअप हो जाती है आपकी इक्विटीज़ में।
सो यानी कि आपके रेवेन्यूज़ जो हैं अगर आपके ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेस आपके कम होंगे तो आपकी इक्विटी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और अगर आपके रेवेन्यूज़ कम होते हैं तो आपकी जो ओनर्स इक्विटी पे बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है। जो इन्वेस्टमेंट्स बाय एंड पेमेंट टू ओनर्स, जो आपके पेमेंट्स टू ओनर्स हैं वो आपकी डिक्रीज़ कर देते हैं आपकी ओनर्स इक्विटी को। जो पेमेंट्स हैं जो ओनर्स करते हैं वो उससे आपकी ओनर्स की इक्विटी को पे बुरा असर पड़ता है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिविडेंड एक पेमेंट है जो वो अपने स्टॉक होल्डर्स को करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो डिक्रीज़ होती है ओनर्स की इक्विटी। और फर्दर आपके ओनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है ओनर्स की कैपिटल को, ओनर्स की इक्विटी को। तो यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल स्टॉक आता है वो आपके ओनर्स की इक्विटीज़ पे अच्छा असर देता है और वो ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज़ कर देता है। और यहाँ पे आपके पास डिविडेंड का इंक्रीजिंग साइड जो होती है उसकी डेबिट साइड होती है, डिक्रीजिंग साइड आप उसकी क्रेडिट करते हो। कैपिटल स्टॉक की आपका जो डेबिट करते हो डिक्रीजिंग को, ठीक है, जो आपके कैपिटल स्टॉक में आपके डिक्रीज हो रहा होता है आप उसको डेबिट कर देते हो और आप अपने क्रेडिट कर देते हो इंक्रीजिंग को, ठीक है। जो आपकी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे। अब हम क्या करते हैं, सर्टन जो है वो हम ट्रांजैक्शंस पास करके देखते हैं। जो हमारे जो है ना रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस की सर्टन ट्रांजैक्शंस हैं जो जे लॉन केयर सर्विस जो है मंथ के मई में कर रहा है, और हम इसमें से एनालाइज करेंगे डिविडेंड की ट्रांजैक्शंस को। मई 29 में जे क्या कर रहा है, जे ने प्रोवाइड किया है लॉन केयर सर्विस फॉर अ क्लाइंट एंड रिसीव $750 इन कैश। इसमें आपके पास जनरल की अगर आप एंट्री बनाओगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे उसने क्या बनाया है उसका आपके देख सकते हैं कि आपने कैश उसने मेक किया है, उसने सर्टन जो है सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जिसकी तहत उन्हें उसे कुछ पैसा मिला है, यानी कि उसने अब सेल्स रेवेन्यू किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है डेबिट होगा कैश 750 से, ठीक है, कैश हमारे पास आ रहा है, हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा है और सेल्स रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी सेल रेवेन्यू का भी हमारे पास जो इंक्रीजिंग पार्ट होता है वो हमारे पास क्रेडिट पार्ट होता है। सो हमारे सेल्स रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होंगे। अब फर्दर अगर हम इसका जो है लेजर बनाते हैं तो हमारे पास कैश हो जाएगा, कैश हमारे जो है वो डेबिट साइड पे आएगा 750 और सेल्स रेवेन्यू भी हमारे पास 750 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों इंक्रीजिंग साइड पे ही जाएंगे, एसेट भी और रेवेन्यू भी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मई 31 की एंट्री आ जाती है, जे परचेज गैसोलीन फॉर द लॉन मूवर्स एंड द ट्रक फॉर $50 कैश। जे ने क्या किया है कि परचेज़ किया है गैसोलीन, उसने परचेज़ की है लॉन मूवर्स के लिए, ठीक है, लॉन मूवर्स जो उसके पास जो उसने और ट्रक्स के लिए, और उसके लिए उसने क्या किया है $50 कैश पेमेंट की है। यानी कि आपके पास जो है वो कैश आपके पास क्या होगा, आपके पास जा रहा है, ठीक है, और आपने गैसोलीन जो है आपके पास एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपके पास जनरल की एंट्री क्या होगी, जनरल की एंट्री में आप लिखेंगे डेबिट करेंगे गैसोलीन एक्सपेंस को $50 से और आप क्रेडिट करेंगे कैश को $50 से, ठीक है। सो ये हमारे पास जनरल की एंट्री हो गई। नेक्स्ट आपके पास जो है अगर आप इसका लेजर बनाओगे तो आप देख सकते हो कैश में आपके पास जो है जो आपकी क्रेडिट साइड है, जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें आपने $50 का इंक्रीज़ आपका हो रहा है, और गैसोलीन एक्सपेंस जो है वो आपके पास जो है वो भी इंक्रीज़ एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ कर रहा है $50 से, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है उसकी फर्दर आपने लेजर बनाया है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है मई 31 की जे लॉन केयर पेड जिल जोन्स एंड हर फैमिली $200 डिविडेंड। अब उसने जे ने क्या किया कि लॉन केयर जो है पेड
जिल जोन्स को और उसकी फैमिली को $200 का डिविडेंड जो है पे किया है। इससे आपके पास जो है, अगर आपने अभी पिछली एंट्रीज पे जो है वो आपने पास की हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, तो आपको पता होगा कि आपका डिविडेंड जो है क्या होगा। आपके पास जनरल में कहाँ जाएगा, आपके पास डेबिट होगा आपका डिविडेंड $200 से, और आपके पास से कैश जा रहा है तो आपके पास कैश क्रेडिट होगा $200 से। फर्दर अगर हम इसका लेजर बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लेजर में आपके पास क्रेडिट में $200 जो है कैश यहाँ पे जिसको हाईलाइट किया गया है पोर्शन को, वो आपके पास एडअप किया गया है। फर्दर आपके पास डिविडेंड में आपके पास जो है आपकी इंक्रीजिंग साइड कौन सी वाली होती है, आपकी डेबिट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो वहाँ पे हमने उसको 200 को एंट्री को लिखा है, वो भी आपके पास हाईलाइट हुई भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमने जो है क्या किया है, जनरल की एंट्रीज भी बना ली है, साथ में हमने लेजर भी बनाया है। अब हम जे का फर्दर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे लॉन केयर सर्विस का, और मंथ का जो है मई है हमारे पास। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जो आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है उसको भी आपके पास लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसके तहत हम लोग ट्रायल बैलेंस में अपनी वैल्यूज़ जो है फिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है एसेट्स आपके ऊपर आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ आपकी नीचे आती हैं, फिर उसके बाद आप कैपिटल स्टॉक देते हो, फिर उसके बाद आप डिविडेंड लिखते हो, फिर उसके बाद आप जो आपके इनकम स्टेटमेंट की एलिमेंट्स हैं जो आपके पास आ जाता है, जो आपके पास सेल्स रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस, यानी कि आप सबसे एंड में जो आपके पास आखिरी दो आ जाती हैं वो आपके पास रेवेन्यू है, फिर आप उसके बाद एक्सपेंसेस को लिखते हो। तो हमारे पास जो है अब तक कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ट्रक, आप देख सकते हो आपके पास ये एसेट्स हैं, और आपके पास क्या है, ये डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं। नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल स्टॉक आपके पास क्रेडिट साइड पे गिवन है। डिविडेंड हमारे पास जो है वो डेबिट साइड एलिमेंट है, सो हमारे पास जो है वो 200 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। सेल्स रेवेन्यू जो है वो हमारे पास क्रेडिट होता है, और ये हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट का है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ये भी लिखा जाता है। सो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास क्रेडिट पार्ट है। और उसके बाद आपके पास गैसोलीन एक्सपेंसेस जो हैं आपने उसको भी फर्दर अपने पास जो है वो किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। अब इसका जो है अगर आप डेबिट और क्रेडिट को चेक करते हो तो आपके पास डेबिट और क्रेडिट आपके पास जो है टोटल, आप उसको एडअप करोगे दोनों पार्ट्स को, तो आपके पास टोटल अमाउंट सेम आनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी इक्वलिटी जो है वो आपको प्रूव करती है कि आपके डेबिट और क्रेडिट्स जो हैं आपका ट्रायल बैलेंस में हमेशा जो बैलेंस आता है एंड में, जो आपके पास टोटल आ रहा है वो डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी इक्वल होती है। ऑल बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द लेजर, जो सारे हमने बैलेंसेस किए हुए थे, जो एंड में हम लोग बैलेंस मैं आपको बता रही थी कि आप जो हैं जो आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैश की जो इंक्रीजिंग साइड है वो होती है डेबिट साइड, और उसकी जो डिक्रीजिंग साइड है वो कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग साइड को जो हमारे पास डेबिट है कैश के लिए, इंक्रीजिंग साइड माइनस करते हैं डिक्रीजिंग साइड से। ठीक है, सो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो हमारा बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, हम उसको बैलेंस करके लेजर में लिखते हैं। सो फर्दर हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है, उसमें जो इतने भी कैश का बैलेंस आएगा हम उसको वहाँ पे लिखेंगे 3925 आएगा। अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास इस तरीके से हम लोग वही करेंगे, इंक्रीजिंग साइड को माइनस करेंगे डिक्रीजिंग साइड से, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो हम लोग करेंगे 75। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल में भी इंक्रीजिंग साइड उसकी कौन सी है, इंक्रीजिंग साइड उसकी क्रेडिट साइड है, और डिक्रीजिंग साइड उसकी कौन सी है, डेबिट साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग साइड को माइनस करेंगे डिक्रीजिंग साइड से। ठीक है, सो हमारे पास जो है जो आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे बैलेंस, जो लेजर में जो हमारे पास बैलेंस आता है हम उसको यहाँ लिखते हैं। तो अब ये जो एंड में हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में अगर हमें पता चले कि हमने तमाम एंट्रीज़ के ठीक की हैं या हमारी गलत हुई हैं, तो उसका हमें अंदाज़ा जो है हमारे इससे एक रीज़न तो ये है कि आपको पता चलता है कि बैलेंस हो गया, मगर ये ऑलमोस्ट जो है सही नहीं होता। ठीक है, इसमें भी आपकी गलती आ सकती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंटिंग साइकिल है
उसके जो है हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, फर्दर 8 स्टेप्स हैं। लेकिन अब तक हमने कितने कवर किए? हमने जनरलाइज किया है ट्रांजैक्शन को, पोस्टिंग की है हमने लेजर में, और फर्दर हमने अब तक ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है। यानी कि अभी हमारे 5 पार्ट्स रहते हैं जो आगे हम फर्दर अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो आज तक के लिए आपके पास इतना ही है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी जर्नल एंट्रीज़ को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें, लेजर को प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद अपना ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करें। क्योंकि आप जितनी ही एफ़र्ट करेंगे, जितना आप उसमें मेहनत करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। और आपके लिए जो है फर्दर आप जितने भी जो है यहाँ पे 8 के 8 स्टेप्स को फर्दर बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उसको बैलेंस कर पाएंगे, और आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो बेसिक जो है वो आपके पास आ जाता है जनरल ट्रांजैक्शन। जनरल ट्रांजैक्शन अगर आपकी बहुत अच्छे से बन गई हैं, आपने उसमें मिस्टेक नहीं किया है, तो आपने पोस्टिंग बहुत अच्छे से कर ली है। सेकंड स्टेप भी अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर गए हो, तो थर्ड स्टेप आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस वाला है। अगर आप ट्रायल बैलेंस भी बहुत अच्छे से बना लेते हैं, तो आगे आपके स्टेप्स जो हैं वो बहुत इजीली आप कवर अप कर सकेंगे। सो बेहतर है कि आप जो है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जो है बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें और आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिल जाए। ठीक है। सो अगर आपके पास जो आगे जो है फर्दर चैप्टर 4 में हमारे पास जो है काफ़ी मुश्किल काम आने वाला है, जो अगर अभी तक आप अगर अपने प्रॉब्लम नंबर 3.5 या 11th एडिशन में, और अगर आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं प्रॉब्लम नंबर 3.6 तक 17 एडिशन में, तो अभी आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए फ़र्दर बहुत मुश्किल होने वाली है, आपको आगे समझ नहीं आएगा। सो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस कोविड-19 में आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है, और अपनी सेफ्टी आपकी फ़र्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।